आदाब। इनकम सेविंग्स इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम पैसा बोलता है लेकर हाजिर हूं मैं सोनिया सिंह। इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे एमएसएमई में इन्वेस्टमेंट की। एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर एमएसएमई के डेफिनेशन और क्राइटेरिया को रिवाइज किया था ताकि इसके अमल दरामद में इजाफा हो सके। इस तरह माइक्रो, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज यूनिट में 2014 के बाद से 1 करोड़ रुपए की सरमायाकारी और 5 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। छोटे यूनिट की हद को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए की सरमायाकारी और 50 करोड़ रुपए का कारोबार किया गया। इस तरह का इजाफा दूसरे एंटरप्राइजेस में भी देखने को मिला है। बात इन्वेस्टमेंट की करें तो इन्वेस्टमेंट या सरमायाकारी पैसे में इजाफा करने और आपको दौलतमंद बनाने में काफ़ी मददगार साबित होती है। लिहाजा आज हम बात करेंगे कि एमएसएमई में इन्वेस्टमेंट कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। इसके लिए हमने इनवाइट किया है दो खास मेहमानों को, एमएसएमई की जानी मानी एक्सपर्ट ऋतु प्रकाश सिंह और साथ ही जाने माने फाइनेंस एक्सपर्ट और IIM एल्यूमिनाई मनीष आहूजा को। आप दोनों का हम प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। शुरुआत हम ऋतु से करेंगे क्योंकि लेडीज़ फर्स्ट होता है ना। तो बजट में इस बार इंटरिम बजट में किस तरह की जो एलोकेशंस अगर हम कहें एमएसएमई सेक्टर को लेकर हुई है, उससे कितना डिफरेंस अब देखने को मिलेगा? सोनिया जी, एमएसएमई में हम लोग पहले जो है एमएसएमई सेक्टर के बारे में मुझे लगता है थोड़ा सा हम लोग बात कर सकते हैं कि एमएसएमई सेक्टर क्या है और कितना महत्व इसका हमारी इंडियन इकॉनमी में है, या क्यों जो है गवर्नमेंट इस पे जो है इतना ध्यान दे रही है। इंडिया में अगर भारत में बात करें तो करीब 6 करोड़ एमएसएमई हैं, जिनमें कि 20% जो है वो लेडीज़ की भागीदारी है। और अगर हम उद्यम रजिस्ट्रेशन के डेटा पे जाएं और जीएसटी और नॉन जीएसटी के डेटा को मिला के बात करें तो करीब 3.5 करोड़ जो है एमएसएमई उद्यम पे इस समय रजिस्टर्ड हैं और 19% उसमें महिलाओं की भागीदारी है। ये 3.5 करोड़ की जो रजिस्ट्रेशन एमएसएमई का, ये करीब 15 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, जो कि हमारे भारत की इकॉनमी के करीब 40% के एम्प्लॉयमेंट फोर्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनका महत्व कितना बड़ा है। दूसरा, अगर हम जीडीपी की बात करें तो एमएसएमई जो है वो ग्रॉस वैल्यू एडिशन लगभग 30% का करता है हमारी जीडीपी में। 35% के करीब इसका जो है वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन है। 45% करीब ये हमारे निर्यात में ये करता है। तो एमएसएमई सेक्टर जो है, आप इस डेटा से, आंकड़ों से समझ में आता है कि इसका एक बहुत बड़ा योगदान इंडियन इकॉनमी में है। और अगर हम लोग भारत की इकॉनमी की $5 ट्रिलियन की बात करते हैं और ये मानते हैं कि हम जिस तरीके से जो है सरकार की तरफ से योजनाएं आ रही हैं, जो सपोर्ट मिल रहा है, तो एमएसएमई सेक्टर भी अगले 2028 तक करीब $1 ट्रिलियन तक की का होने का पूरी इसमें वो है कि आराम से ये हो सकता है जिस तरह से कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की हो रही है। गवर्नमेंट ने समय समय पर बहुत सी ऐसी स्कीमें लागू की हैं, जैसे कि स्किल इंडिया, आपकी जो है मेड इन इंडिया, जिससे कि हमारे एमएसएमई सेक्टर को बहुत ही सशक्तिकरण हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इसके जो है सेक्टर में बढ़ावा मिल रहा है। जी, और मनीष, एमएसएमई में इस बार नए क्लस्टर्स बनाने की बात की गई है, टेक सेंटर्स बनाने की बात की गई है, ग्लोबली कंपेटिटिव बने एमएसएमई, इसकी तरफ कदम बढ़ाए जाने की बात की गई है। तो क्या निवेशकों के लिए ये सेक्टर इस समय एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकता है इन्वेस्टमेंट का? बहुत उम्दा सवाल है आपका। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट के लिए पर्पस क्या है उस इन्वेस्टमेंट का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ देख रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो ऐसे में हर बंदे का अलग अलग आइडिया हो सकता है एंड इसलिए डिपेंडिंग अपॉन कि उसका होराइजन क्या है, इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, उसके हिसाब से उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। नाउ एमएसएमई सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बहुत पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन शॉर्ट रन में आप अगर देखना चाहते हैं तो मे बी ये सेक्टर उतना उम्दा ना हो, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारा एनालिसिस करना पड़ता है। ये सब डेटा अवेलेबल होता है सारी इंडस्ट्रीज़ का, एमएसएमई का भी अवेलेबल होता है, तो उस तरह का आपको ड्यू डिलिजेंस करने की बहुत ज़रूरत है। और इस अमृतकाल में जब हम देख रहे हैं कि
सारे सेक्टर्स बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं और एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन इतना बढ़ रहा है। सो अगर हम इसका पार्ट बनेंगे तो हम वेल्थ भी ग्रो कर पाएंगे। सो ये मेरा ब्रॉडर आइडिया है जी। तो हम आपसे और पूछेंगे कुछ समय बाद कि किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए और कौन कौन से सेक्टर्स हैं। लेकिन ऋतु, जैसे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी एक शुरू की थी कोविड के बाद एमएसएमई सेक्टर स्पेसिफिकली के लिए, उससे कितना फ़र्क पड़ा? अब उसको हालांकि कम कर दिया गया है, लेकिन अब जैसे 22,000 करोड़ एलोकेशन की बात की जा रही है, तो एमएसएमई क्या एक बैकबोन बोला जाए इंडस्ट्री के लिए कि ये ग्रो करेगा तो भारत ग्रो करेगा? बिल्कुल सोनिया जी, एमएसएमई सेक्टर को हम ये मान के चल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इकॉनमी का एक बहुत बड़ा कॉर्नरस्टोन है। और जो भी गवर्नमेंट ने समय समय पे एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए स्कीम्स लाई, जैसे कि आपने बात किया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, इसने करीब 3 लाख करोड़ जो है का मुनाफा जो है ये इन्होंने सपोर्ट बेसिकली मैं कहूँगी एमएसएमई सेक्टर को दिया है। इसी तरह से पीएम मुद्रा योजना है, जिसके अगर हम आंकड़े की बात करें तो ये करीब 23 लाख करोड़ तक का इसने बेनिफिट जो है वो एमएसएमई सेक्टर को पहुँचाया है। उस तरह से आपकी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, ये सारी स्कीमें जो समय समय पर गवर्नमेंट ने किया है, इनका पर्पज़ ही यही है कि ये एमएसएमई सेक्टर, जो कि सरकार भी ये जानती है कि एमएसएमई सेक्टर का जब तक एम्पावरमेंट नहीं होगा, जब तक उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक इकॉनमी भी हमारी एक अधूरे उसमें ग्रो करेगी। तो एमएसएमई सेक्टर के महत्व को देखते हुए सरकार जिस तरीके की प्लानिंग, जिस तरह की स्कीम्स ला रही है, उनसे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। और दूसरा, कोविड के बाद से भी अगर आप ये स्टडीज़ देखें, आप जो रिपोर्ट्स देखें जो आजकल हैं, उनमें कोविड के बाद गवर्नमेंट की इन स्कीम से इतना फ़ायदा हुआ एमएसएमई सेक्टर को कि वो प्री कोविड के अपने लेवल्स पे वापस आ गए हैं, और जो जीडीपी पे उनका कंट्रीब्यूशन है वो लगभग उसी तरीके से बरकरार रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन स्कीम्स के बदौलत, बैंकिंग सेक्टर का जो उनका सपोर्ट है एमएसएमई को, जिस तरह से लोन ऋण जो उन लोग को मिलता है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर की सबसे बड़ी जो चैलेंजेस उनके साथ आई है कि उन्हें कभी भी फॉर्मल लेंडिंग जो है उन्हें पूरी तरह से नहीं मिल पाई है, क्योंकि उनके पास उनके जो कमियां हैं, उनके पास प्रॉपर कोलैटरल नहीं होता है, या उनके पेपर वर्क है, या बहुत सी चीज़ें इनफॉर्मल सेक्टर में ये एमएसएमई जो है तबका जो है बहुत ज़्यादा काम करता है। तो गवर्नमेंट का ये पूरा वो रही है, सुझाव भी रहा है और हेल्प रही है कि ये इनको फॉर्मल लेंडिंग की तरफ एमएसएमई सेक्टर को लाएं। इसके लिए उन्होंने एनबीएफसीज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए बैंक सपोर्ट कर रहा है कि एनबीएफसीज इस तरह से आगे आएं और एमएसएमई सेक्टर को लेंडिंग प्रोवाइड करें, जिससे कि एक पूरे तबके को जो है इसका फायदा मिले। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। और अगर इसमें चलती ट्रेन में कोई चढ़ना चाहे और 2047 तक विकसित भारत की एक तरह से नारा दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, और साथ ही अगर हम देखें कि सेंसेक्स इस समय 72,000 पर चल रहा है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में 1 लाख तक पहुंच जाए, और जिस तरह से पिछले इसका कारवा रहा है, लग भी रहा है कि पहुंच जाएगा। तो ऐसे में एक इन्वेस्टर एफडी करवाए वर्सेस इक्विटी में इन्वेस्ट करे, क्या आपको लगता है एमएसएमई सेक्टर में? डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है मार्केट, तो ऐसा लगता है कि अब इससे आगे क्या। लेकिन अगर आप देखें तो इंडिया जिस गोल्डन फेज में है, और इंडिया पहले सर्विसेज इंडस्ट्री को पहले ग्रो हुआ, मैन्युफैक्चरिंग बाद में ग्रो हुआ है, और अब मैन्युफैक्चरिंग भी पिकअप कर रहा है। सो उससे ये लगता है कि पहले सर्विसेज इंडस्ट्री यहाँ तक लेके आया, अब इसके आगे मैन्युफैक्चरिंग आगे लेके जाएगा। अगर आप देखें तो ये काफ़ी विजिबल है सेक्टर रोटेशन में भी। आप देखेंगे तो आजकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इस तरह के सेक्टर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। द ओनली चैलेंज जो दिखता है वो दिखता है कि इंटरेस्ट रेट्स अभी भी बहुत हाई हैं। सो इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई होने से फंडिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कोई भी कंपनी जिसका बहुत सारा डेट है, उसके लिए वो डेट को सर्विस करना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाता है, और वो उसके आरओई में कमी लाता है, तो उसको एड्रेस करना पड़ेगा। बट ऐसे लग रहा है कि ग्लोबली भी इंटरेस्ट रेट अब कम होना शुरू हो जाएंगे, और इंडिया भी फॉलो करेगा। और अगर ये 2024 में होता है और इसके आगे कंटिन्यू करता है, तो ये बहुत अच्छा होगा एमएसएमई सेक्टर के लिए और वाइडर मार्केट के लिए भी। एब्सोल्युटली। तो ऋतु, जैसे आपने लेंडिंग की बात की थी कि वो एक ग्रे एरिया रहा है हमेशा से, कि बहुत फाइनेंसेस अवेलेबल नहीं थे। इस बार तो बोरोइंग्स भी कम हुई हैं सरकार की, तो क्या ऐसे में और लिक्विडिटी मिलेगी इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट फॉर एमएसएमई? तो उससे
एमएसएमई सेक्टर को कितना बूस्ट मिल सकता है, कितना फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल सोनिया जी, एक्चुअली अभी जो सरकार के सामने जो सबसे बड़ा इशू है वो है इन्फ्लेशन को लेकर, क्योंकि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही थी उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था। तो इसके वजह से अभी जो भी हमारी लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसीज़ आई हैं उसमें सरकार का ये, गवर्नमेंट का ये हो रहा है कि थोड़ा सा हम जो है लिक्विडिटी को सप्रेस करें, थोड़ा सा हम विड्रॉल की तरफ चलें ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। लेकिन अगर एमएसएमई सेक्टर को लेंडिंग की या बोरोइंग की बात है तो उसमें अगर आप देखेंगे तो वो एक उसमें इजाफा हुआ है, उसमें करीब 14 से 15% तक की एक बढ़त देखने को मिली है, जो कि और बेसिकली ये लेंडिंग मैक्सिमम एनबीएफसीज की तरफ से इन एमएसएमई सेक्टर्स को गई है। क्योंकि एनबीएफसीज में जैसे मैं बात करूं, बजाज फाइनेंस है आपका, यूग्रो कैपिटल है, पूनावाला है, ये सारे इन सब की लेंडिंग्स एमएसएमईज की तरफ काफ़ी बढ़ी है। और ये इसका कारण यही है कि गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी का एक अलग विड्रॉल अपनाया है, लेकिन एमएसएमई सेक्टर की बोरोइंग को के लिए उन्होंने अभी भी सारे उपाय कर रखे हैं ताकि जो एक फॉर्मल लेंडिंग की डेफिशिएंसी इनको होती थी सेक्टर्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है या जिस भी तरीके से ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, इनको लेंडिंग इनको जो है इनफॉर्मल तरीके से, मतलब कि अपने एक, क्योंकि ज़्यादातर एमएसएमई सेक्टर क्या है कि वो रूरल एरिया में ही डेवलप हैं। तो रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि इनफॉर्मल तरीके में क्या है कि वो वहाँ के किसी साहूकार से या किसी लाला से वो 10% पे या 15% के उस पर वो ब्याज पे वो पैसे उठाते थे, तो इसका एक बहुत बड़ा भार उनके मुनाफे पे जाता था। तो इसीलिए अगर ये सारे एमएसएमईज जो हैं वो एक फॉर्मल लेंडिंग की तरफ आएंगे जिसमें कि ब्याज दरें भी कंट्रोल तरीके से हैं और आपको ईजिली 48 घंटे में आपको क्रेडिट मिल जा रहा है और आपके जो है बैंक रिकॉर्ड्स को, जीएसटी को, इनको देखकर आपको जो है लोन मिल रहा है, तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छा तरीका है और धीरे धीरे इससे जो है फ़ायदा हमको एमएसएमई सेक्टर को दिखेगा और अल्टीमेटली हमारी इंडियन इकोनॉमी में उसका एक बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलेगा। ठीक है, और अब हम आते हैं वापस मनीष पर कि आप इक्विटी रिसर्च बहुत करते हैं, तो ऐसे में आप बताएं कि क्या आपको ट्रेंड अब लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे सूर्योदय योजना है या फिर सोलर रूफटॉप के बारे में कहा गया कि 3 करोड़ घरों में लगाया जाएगा, तो कौन कौन से सेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, बजट इंडिकेट कर रहे हैं, हिंट दे रहे हैं कि यहाँ पर घुसिए? बहुत ज़्यादा पुश है इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे, और अगर आप देखें तो पावर सेक्टर भी काफ़ी पुश आ रहा है, बिकॉज पावर की कंजम्पशन बहुत बढ़ेगी और जैसे इंडस्ट्रीज ग्रो करने के लिए वो सब चाहिए ही चाहिए। तो अगर मैं पूरे सेक्टर्स की बात करूं, 20-22 सेक्टर अगर मोटे तौर पे हैं, तो 5-6 सेक्टर हैं जिसमें काफ़ी उम्मीद है कि ग्रोथ होगी। अगर हम कहें कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अगर दूसरा कहें तो ऑयल गैस, क्योंकि ये सब पावर से रिलेटेड है और पावर सेक्टर तो है ही है और उसमें काफ़ी कुछ हमने देखा ही है। इसके अलावा कंज्यूमर सर्विसेज की भी ग्रोथ होने का है क्योंकि कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है। और अगर हम देखें तो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी पुल करके आ गया है, फाइनेंस काफ़ी आगे जा रहा है और क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत हाई हैं तो उनके लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो ये सेक्टर्स हैं जिसमें आप देखेंगे कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए झुंझे की बार आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कहा जाता था ऋतु कि अगर अमेरिका के स्टॉक मार्केट में छींक आती है तो भारत को बुखार चढ़ जाता है, तो ऐसे में अब अगर हम देखें क्या माहौल बदला है, वहाँ की इकोनॉमी जिस तरह से ग्रो कर रही है या जो रिसेशन की हम बात लगातार सुन रहे हैं पिछले 1 साल से, भारत में बिल्कुल उलट हो रहा है। बिल्कुल सोनिया जी, अगर हम इसकी बात करें तो इससे आप ये देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा एक्सचेंज की पोजीशन है वो अब 4थे स्थान पे जो है वो वॉल्यूम वाइज जो है, मार्केट कैपिटल और वॉल्यूम वाइज जो है वो 4थे स्थान पे आ गई है विश्व में। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और इसकी वजह से क्या है कि अब इंडियन इकनॉमी अब अपना सेपरेट तरीके से करती है। पहले होता था कि यूएस में कोई भी ग्लोबल उसमें कुछ इफेक्ट आता था तो हमारे फंडामेंटल्स पे भी असर आता था, लेकिन अब इंडियन इकनॉमी के फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग हो रहे हैं कि उनको वो अब एक इंडिविजुअल अपना एक आइडेंटिटी की तरह वो वर्क कर रही है। और अगर अब मैं इसमें स्टॉक मार्केट की में बात करें तो अभी आप देख रहे हैं कि रिसेंटली ये चलन आया है कि एसएमई आईपीओज बहुत ज़्यादा लॉन्च हो रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो करीब 2023 में 122 आईपीओ जो हैं वो एसएमई आईपीओज लॉन्च हुए थे, जिसमें करीब 170 आईपीओ पॉजिटिव बंद हुए हैं और कुछ ने तो उसमें 600 से 1200% तक के रिटर्न दिए हैं। करीब वो 10 गुना 15 गुना के उस पर जो है वो आईपीओज क्लोज हुए हैं। और अगर
2022 से हम इसे कंपेयर करें वैल्यू वाइज, तो 2023 में करीब ये SME IPOs 5,000 करोड़ की वैल्यू का इन्होंने ट्रेड किया है और 2022 में ये करीब 1980 करोड़ था। तो आप ये देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इजाफा हो रहा है इन SME IPOs की, मतलब कितने MSMEs जो हैं वो अब IPO के थ्रू जो है वो अपने SME बोर्ड पे लॉन्च हो रहे हैं और फिर धीरे धीरे ये मेन बोर्ड पे भी जो है वो शामिल होते हैं। तो इससे ये समझ में आ रहा है, एक ट्रेंड दिख रहा है बिल्कुल मार्केट में कि जो MSME जिसको हम लोग 2014 से पहले कोई MSME सेक्टर के ऊपर बात भी नहीं करता था, जिसके MSME सेक्टर की कहीं चर्चा नहीं होती थी, आज इस करंट गवर्नमेंट के उसमें 10 साल के दौरान में हम देख रहे हैं कि आज हम लोग हर जगह इनकी चर्चा हो रही है। इसकी महत्व को समझा जा रहा है कि MSME सेक्टर एक बहुत ही पावरफुल है, जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में है। और अगर हमें इंडियन इकोनॉमी को ग्रो करना है या इंडियन इकोनॉमी को हम $5 ट्रिलियन के उस पर देख रहे हैं, तो MSME सेक्टर को हम इग्नोर नहीं कर सकते और हमें उन्हें पूरा सपोर्ट करना है। जी, और मनीष, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम थी उसका अब तक कितना, अगर आप एनालिसिस करें तो कैसा उसका फ़ायदा रहा है? प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT में इस बार 6,200 करोड़ यानी कि 1.5 गुना ज़्यादा एलोकेशन हुआ है, तो क्या उस सेक्टर में भी अब MSME आएगा? बहुत अच्छा सवाल है ये। गेस करना तो डिफ़िकल्ट है, बट अगर हम ब्रॉडली देखें तो MSME सेक्टर हर जगह, MSME कंपनीज हर जगह अपनी छाप छोड़ने वाली हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत बड़ी साइज़ की जो कंपनीज हैं उनको जब तक सपोर्ट नहीं मिलता है नेक्स्ट लेवल पे, तो वो आगे ग्रो भी नहीं कर पाती हैं। तो आई थिंक उससे फ़ायदा तो मिलेगा और टेक्नोलॉजी में भी उनके आने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जी, ऋतु, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ बिल्कुल सुने जी, मुझे लगता है कि MSME सेक्टर जो है वो सिर्फ कुछ सेक्टर्स में अब सीमित नहीं रह गया है। अगर हम लोग सिर्फ स्पेसिफिकली सेक्टर की बात करें तो इन MSME के सेक्टर्स में से 4-5 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें गवर्नमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा रुझान है। जैसे कि आपने, मनीष जी ने भी बताया कि पावर सेक्टर है, उसमें मैं ऐड करना चाहूँगी ग्रीन एनर्जी सेक्टर, जिसमें ऑटो में आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट का ज़्यादा रुझान है और इन्हीं में जो है MSME सेक्टर्स में हम ग्रोथ भी देख सकते हैं। अभी जैसे कि एक रिपोर्ट आई है डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की और यूग्रो कैपिटल की MSME संपर्क, जिसमें कि बहुत डिटेल में MSME सेक्टर के ऊपर सर्वेक्षण किया गया है। उसको अगर हम उस रिपोर्ट को देखें तो उसमें ये निकल के आया है कि लाइट इंजीनियरिंग सेक्टर जो है वो MSME में उसने एक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और उसको और दूसरा जो ग्रोथ लाइट इंजीनियरिंग के बाद जो दूसरा सेक्टर आता है वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में है। तो इनको कहीं ना कहीं से हम अगर गवर्नमेंट की स्कीम्स को देखें और हम इन सेक्टर की ग्रोथ को देखें तो हमें एक बिल्कुल सही तालमेल इसमें दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर रुझान ज़्यादा है, जहाँ पर आगे की ग्रोथ, आगे के प्रोस्पेक्ट ज़्यादा हैं, उनके हिसाब से वो स्कीम्स निकल के आ रही हैं और उनके हिसाब से ही हमारे पास जो है इन सेक्टर्स की ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। तो गवर्नमेंट का सपोर्ट, आप चाहे स्किल इंडिया की बात कीजिए, चाहे आप जो है जेड सर्टिफिकेशन की बात करिए, ये सारे स्कीम्स का यही एक एम है कि किसी तरह से हम MSME के होल सेक्टर्स की जो है एक साथ लेके आगे चलें। जी मनीष, क्या लगता है इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही हैं? और जैसे सरकार की जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन या डिसीजन क्या लग रहा है आपको इसमें? एम्प्लॉयमेंट तो बहुत बड़ा फैक्टर है ही है। गवर्नमेंट के लिए अगर मैं बोलूँ तो इन्फ्लेशन के बाद अगर सबसे दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो एम्प्लॉयमेंट ही है। और जिस तरह से MSME सेक्टर को सपोर्ट किया जा रहा है, आइडिया तो यही है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जाए और सही लग रहा है आई थिंक एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के लिए ऑब्वियसली। जी, तो यहाँ पर MSME में एक इशू और था ट्रेनिंग का, उस पर भी इस बार काफ़ी एलोकेशन बजट में किया गया है। तो क्या गैप्स हैं ऋतु? आप तो इंडस्ट्री में रही हैं और आपने कई इंडस्ट्रीज़ भी देखी हैं। सोनिया जी, एक्चुअली MSME सेक्टर का यही सबसे बड़ा गैप रहा है क्योंकि ये रूरल में थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों से ये ज़्यादा निकल कर आए हैं। तो इनके जो चैलेंजेस हैं उसमें एक बहुत बड़ा ये है कि अवेयरनेस का, बहुत से MSMEs हैं जैसे जो अगर आप इंडस्ट्री में आप उनसे जो है रूबरू होते हैं, उनसे आप चर्चा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत से MSMEs ऐसे जिनको कि ये मालूम भी नहीं है कि उनके सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीमें निकाल रखी हैं, उनका एजुकेशन नहीं है, उनको ये नहीं पता कि उनकी इंडस्ट्री के बेंचमार्क क्या है, मतलब उनकी इंडस्ट्री में वो जिस उस पे काम कर रहे हैं क्या वो बाकी MSME से कहाँ पर वो स्टैंड करते हैं। तो आई थिंक ये एक ऐसी
चीज़ है कि अवेयरनेस एक बहुत बड़ा जो है रोल है MSME को कई सशक्तिकरण में। तो इनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जाबा स्कीम्स अलग चीज़ है, पर उन स्कीम के बारे में उनको पता होना चाहिए, उनको इसके बारे में एजुकेशन मिलना चाहिए, उनको क्या चीज़ उनको उनके सेक्टर में या उनके बिजनेस में किस चीज़ से उनको जो है वो ग्रोथ मिलेगी, कैसे उनका मुनाफा में इजाफा होगा, किस तरीके से वो लेंडिंग ले सकते हैं, कहाँ पे जाकर वो लोन ले सकते हैं, उनको इनफॉर्मल सेक्टर्स को छोड़ के फॉर्मल लेंडिंग में उनको कैसे लाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें चैलेंजेस हैं, पर लेकिन इस पर सरकार बराबर काम कर रही है। बैंकिंग NBFCs इनके लिए बराबर काम कर रहे हैं, बहुत से प्रोग्राम्स ऐसे करते हैं, बहुत सी ऐसी संस्थाएं चल रही हैं जो कि MSME को एकजुट करके उनको जो है अवेयरनेस उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके उनको जो है उनके ग्रोथ के लिए बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो मनीष, इतना तो तय हो गया कि जिस तरह से ऋतु भी लगातार बता रही हैं कि MSME सेक्टर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स और ये बहुत बड़ा फोकस अब सरकार का है। उसके अलावा अगर भारत को 2047 तक एक विकसित भारत होना भी है तो उसके चलते भी MSME सेक्टर को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। ऐसे में जो हमारे दर्शक हैं जो इन्वेस्ट करना चाहें, सपोज अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, वो FD में नहीं रखना चाहते, तो IPO की भी बात की ऋतु ने, IPO वर्सेस गेटिंग इनटू स्टॉक मार्केट, स्टॉक्स खरीदना, ये सब क्योंकि IPO का कई बार एक्सपीरियंस ख़राब भी रहा है। एग्जाम्पल अभी रिसेंट ही एक बैंक है जिसको लेकर जिन्होंने IPO में लिया होगा और अभी उसकी स्थिति क्या है। तो क्या लगता है कि IPO का इंतज़ार किया जाए या फिर सीधा डायरेक्ट घुसा जाए मार्केट में? आप इक्विटी एक्सपर्ट हैं, आप बताएं। सो ऐसे में अगर देखा जाए तो IPO का, अगर आप मेन स्ट्रीम IPOs को देखें तो उसमें क्या होता है कि वैल्यूएशन बहुत ऊपर लेके चले जाते हैं और उसके बाद उनकी पिटाई होना शुरू होती है। अगर आप MSME सेक्टर के IPOs देखें तो उनका परफॉर्मेंस बेटर रहा है क्योंकि उसमें उस तरह का वैल्यूएशन को आप बढ़ाया नहीं जाता है। सो अगर IPO का वेट MSME सेक्टर में किया जाए तो वो बुरी राय नहीं है, आई थिंक किया जा सकता है। और अगेन किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, FD में लगाना है, उसके बजाय ऐसा एसेट एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एसेट एलोकेशन में आपको कुछ पैसा इक्विटी में ज़रूर लगाना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि कुछ लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहे हैं और कुछ शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हैं। आपकी लिक्विडिटी नीड्स आपको कितना परसेंटेज होना चाहिए? चलिए वो अगर आप देखें तो 50-50 अच्छा एलोकेशन है। डिपेंड करता है कि आपकी शॉर्ट टर्म कैपिटल नीड्स कितनी है, आपको कितना उस पैसे की ज़रूरत है। और अगर पैसे की ज़रूरत है, रेगुलर चाहिए, तो आप लिक्विड फंड्स में रख सकते हैं। सो FD में भी लॉक हो जाता है। आप तो ETFs आ गए तो आप उनमें लगा दीजिए। आप आज आपको चाहिए, आपको मिल जाएगा। सो आप तुरंत सेल कर सकते हैं। ETFs बताएंगे आप? चलिए। सो अगर आपको कुछ भी नहीं बात पता है, सो मैं कहूँगा कि निफ्टी 500, दैट मीन्स 500 स्टॉक्स जो टॉप लिस्टेड हैं, आप उसके ETF में अगर आपने लगा दिया तो इससे आप मार्केट के साथ मूव कर रहे हैं। कुछ एकदम डेट रिलेटेड भी होते हैं जिसमें आपको एक परसेंटेज रिटर्न एवरीडे मिलता रहता है, वो भी बहुत लिक्विड होते हैं, आप उसमें लगा सकते हैं। एंड देन रेस्ट आपको अगर चाहिए तो आपको थोड़ा सा रिस्की, बट देन उसमें रिटर्न भी बहुत आता है, उसमें ग्रोथ बहुत है, वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए है, तो आप उस तरीके की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बहुत नाप तोल के बता रहे हैं मनीष, अपने सीक्रेट्स नहीं बता रहे हैं। ऋतु, ये जो MSME की कंपनीज होती हैं, क्या ये मोस्टली मिड कैप और स्मॉल कैप ही होती हैं, कैसे होती हैं? सोनिया जी, ज़्यादातर इसमें स्मॉल और मीडियम वाली ही हम इसमें कंपनीज देखते हैं। और थोड़ा सा मनीष जी के उसमें मैं और थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि ये बिल्कुल आपका वाजिब क्वेश्चन था कि जो भी IPOs आते हैं SMEs के, क्या उनमें सभी में मुनाफा, या जिस तरह के हम आंकड़े देख रहे हैं कि वो सभी बहुत अच्छा पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं, तो क्या हमको हर एक SME IPOs की तरफ भागना चाहिए या उसमें पैसे लगाना चाहिए? तो मेरा है कि थोड़ा सा देखिए, बात वही आ जाती है जो बेसिक फंडामेंटल है कि बिना रिसर्च किए तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट आप किसी भी चीज़ में नहीं करना चाहिए, चाहे वो SME IPOs ही क्यों ना हो। तो अगर आपको SME IPO में इन्वेस्ट करना है तो, और रिसर्च की बात हम करें तो आप थोड़ा सा स्टडी आप एक ये देख सकते हैं कि उस कंपनी के का बैकग्राउंड क्या है, वो किस सेक्टर की है। क्योंकि अभी मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो सेक्टर में जाना चाहिए जिसमें गवर्नमेंट का भी रुझान है, जिसमें गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स ला रही है। तो पहले तो आप उन सेक्टर के SME IPO को चूज़ करिए। दूसरा, आप उसमें ये देख सकते हैं कि उसका मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट आपका एक्सपीरियंस्ड है कि नहीं, उस मैनेजमेंट को उस सेक्टर के बारे में पिछला कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं है, उन्होंने उसमें काम किया है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कोई नया, अभी उन्होंने नए ये सेक्टर के बारे में उन्होंने नई ये कंपनी मतलब ये MSME रजिस्ट्रेशन करा के उन्होंने IPO लॉन्च कर दिया।
तीसरा आप ये देखिए कि 3 साल में उस कंपनी की बैलेंस शीट का प्रॉफिट क्या कहता है। प्रॉफिट तो बिल्कुल होना चाहिए, अगर इन केस वो 3 साल में प्रॉफिट आपको नहीं ज़्यादा दिख रहा तो एटलीस्ट एक ग्रोथ का ट्रेंड आपको उन 3 साल में ज़रूर दिखना चाहिए। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि उस कंपनी की बोरोइंग क्या कह रही है। वो बोरोइंग कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बोरोइंग आपकी जो है मुनाफा तो ज़रूर आपका 5 करोड़ से जो है वो 200 करोड़ पहुंच गया, लेकिन बोरोइंग भी जो है आपकी वो 5 करोड़ से जो है वो 150 करोड़ तक पहुंच गई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वो कंपनी है वो अपनी बोरोइंग को इस कदर बढ़ा रही है कि वही बोरोइंग उसके प्रॉफिट में जाके रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस तरह के IPO से बिल्कुल बचिए जिसकी बोरोइंग भी उतनी ही तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये मेरे कुछ सुझाव हैं कि आप जो SME IPOs को देखिए तो आप ज़रूर इन 4 फैक्टर्स को स्टडी करके उसके बाद ही आप सिलेक्शन कीजिए कि मुझे किस तरह के SME IPOs में इन्वेस्ट करना है। चलिए मनीष जी, आप बताएं कि अगर आपको SME में इन्वेस्ट करना हो तो आपके क्या क्राइटेरिया रहेंगे? सो रितु जी ने अच्छे से कवर किया। मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैनेजमेंट को देखना, उसकी बैलेंस शीट, उसकी सारी स्टेटमेंट्स देखना, कैसे ग्रोथ हुई है। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो ब्रॉडर किस सेक्टर को बिलोंग कर रहा है और उसमें कोई बहुत बड़ा प्लेयर तो नहीं है जो कि, और टेक्नोलॉजी वाइज क्या टेक्नोलॉजी एक ड्राइवर है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर एक ड्राइवर है किसी कंपनी का, उसके रेवेन्यू का, तब तो वो ग्रो करेगा। अगर वो लेंडिंग पे या सिर्फ लेबर फोर्स के बेसिस पे ग्रोथ कर रहा है तो शायद ना हो पाए, मल्टीप्लाई ना हो पाए उसकी वेल्थ, क्योंकि वो बहुत स्केलेबल नहीं है। इसके अलावा अगर मैं जाऊँ तो सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब जैसे सोलर एनर्जी की बात हो रही है या रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, जो भी कोई उसमें आ रहा है उसके लिए बहुत गवर्नमेंट सपोर्ट रहेगा, पॉलिसी सपोर्ट रहेगा, तो उससे उसकी ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सो ये सब चीज़ें हैं जो कि मैं प्रॉब्लम देखूंगा। जी, तो आई थिंक दर्शकों को काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह से किस पर फोकस करना है। अगर हम सिर्फ बजट की बात करें कि बजट में जो एलोकेशंस होते हैं उसके बाद मार्केट उन कंपनीज़ के लिए मूव करता है, कॉयर सेक्टर को मिले हैं करीब 103 करोड़, इन सब से कितना फ़र्क पड़ेगा? सुनिए जी, बजट में एलोकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण जो है कदम होता है, और जो इसमें एलोकेशंस होते हैं वो जनरली, एक तो पहली बात तो वो सरकार के जो है वो नीयत को दर्शाता है कि सरकार किन सेक्टर्स को, किन को समझ रहे हैं कि हाँ इन्हें फंडिंग की ज़रूरत है या इनके डेवलपमेंट के लिए पैसे की ज़रूरत है, उस हिसाब से एलोकेशन करते हैं। और जब ये एलोकेशन होते हैं तो उसके बाद ये स्टेट गवर्नमेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये उन पैसों को उनको ये बाकी उन MSMEs को बेनिफिट के लिए पहुँचाएँ। तो बजट में अगर उनका एलोकेशन नहीं होगा तो फिर वो पूरे साल के लिए ये थोड़ा सा एक दिक्कत की बात है, क्योंकि जो भी स्कीम्स अगर आप लाएंगे तो उसके लिए आपको बजट की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। और जैसे कि आपकी जो है PM विश्वकर्मा योजना है और आपकी जो सूर्य उसकी सोलर एनर्जी के लिए है, ये सारी स्कीम्स जो हैं जो इस तरह के समय समय पे गवर्नमेंट लॉन्च करती है, उस पर बजट पे उसके एलोकेशन करती है, तो इन्हीं का एक कंबाइंड इफेक्ट हम लोग इस MSME सेक्टर की ग्रोथ पे देख रहे हैं, जो आज वो 14 से 15% की लगातार बढ़त जो है वो अपने ग्रोथ में दिखा रही है, और 2028 तक $1 ट्रिलियन डॉलर तक की इसका जो है वो आकार होने की पूरी संभावना है। तो बुनियादी ढांचे की आपने बात की थी कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज में वो एक बूस्ट मिलेगा उनको, वहाँ पर 11 लाख करोड़ से ज़्यादा का एलोकेशन की बात की जा रही, खर्च की बात की जा रही है। इकोनॉमी का कह रहे हैं कि पहिया जो है वो जो 3 रेलवे कॉरिडोर हैं जिनकी बात की जा रही है उससे होगा। क्या MSME सेक्टर में भी कोई ऐसी रेलवे कंपनीज हैं या कोई ऐसी कंपनीज जो कुछ रेलवे का कोई प्रोडक्ट बनाती हो? क्योंकि रेलवे के जो स्टॉक्स हैं वो ज़बरदस्त तरीके से भागे हैं, तो क्या हम अब दर्शकों के लिए या निवेशकों के लिए अब ऐसी कोई कंपनीज जो अभी स्टार्ट हो रही हों उनमें अभी इन्वेस्ट कर दिया जाए? कुछ होते हैं पेनी स्टॉक्स जो आपके मल्टी बैगर्स बन जाएं। यही टफ क्वेश्चन है, मेरी नज़र में तो नहीं है अभी तक। कोई नई आ जाए तो आ जाए, बट प्रॉब्ली मेरी नज़र में तो नहीं है। मे बी रितु आपको कुछ पता हो? नहीं, आगे एक्चुअली हम लोग अगर स्टॉक की बात करें तो ऐसे हैं कंपनीज जो कि अभी स्टार्टिंग में रेलवे उसमें आ रही हैं, लेकिन जो रेलवे में ऑलरेडी स्टैब्लिश स्टॉक्स हैं अगर उनके कंपैरिजन में हम देखें तो ऑब्वियसली कि उनमें अगर इस तरह का कुछ भी बजट एलोकेशन होता है तो बढ़त उनमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। बट अगर हम पेनी स्टॉक और MSME की बात करें कि जो इन कंपनीज में ऑपरेट करती हैं, तो बिल्कुल ऐसी कंपनीज को आप निकाल सकते हैं जो कि
रेलवेज में है, पावर में है, ग्रीन एनर्जी में है, रिन्यूएबल में है, ऑटो पार्ट्स में है। और अगर सेक्टर्स की बात करें तो देखिए कुछ 7-8 सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें कि एमएसएमई सेक्टर्स के आप इन्वेस्टमेंट के लिए आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे लाइट इंजीनियरिंग है, हॉस्पिटैलिटी है, आपकी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, सर्विसेज के आपके हैं, और केमिकल इंजीनियरिंग है, फूड प्रोसेसिंग है। ये सारे सेक्टर्स एमएसएमई के ऐसे हैं जिनमें कि जिनकी कंपनियों को आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे सेक्टर लगातार जो है वो एक बढ़त बनाए हुए हैं अपनी उसमें ग्रोथ में। तो मनीष, जैसे 5 करोड़ घर बनाने की बात है, अब आपने ये भी बोला कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो हैं वहाँ पर, या ऑयल गैस पावर, कंज्यूमर सर्विसेज, बैंकिंग सेक्टर, ये सब काफ़ी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये भी कहा जाता है कि जब ये एक ऐसा सेक्टर है, हाउसिंग सेक्टर, जब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है तो वहाँ के हाईवे पर बहुत ग्रोथ हो जाती है, वहाँ की जो रोड्स हैं वो बहुत डेवलप हो जाती हैं, वहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आगे खुल जाती हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ऐसी अनाउंसमेंट्स के बाद एमएसएमई सेक्टर्स वहाँ पर भी मशरूम करेंगे क्या, और निवेशक वहाँ पर क्या कर सकते हैं? अगर देखा जाए तो ये एक इकोसिस्टम जैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, रियलिटी को ले लीजिए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल को ले लीजिए, ये सब ऑल टुगेदर ही ग्रो करता है। अगर आप देखें तो ये एक ऐसी ग्रोथ फेज में आ चुका है कि इट्स लाइक ए वेरी पॉजिटिव स्पाइरल। ये बहुत अच्छे से स्ट्रांगली ग्रो करने वाला है। लेकिन अगर देखा जाए तो मेजर लीग में अगर कंपनीज हैं तो बहुत थोड़ी ही हैं। तो इन सबको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी एमएसएमई सेक्टर में कंपनीज विल कम अप, ऑलरेडी एग्जिस्ट भी करती हैं और आएंगी भी, और उन्हें भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ग्रो करने की। सो अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं जी। और तो जैसे इन्वेट या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट वाले जो ट्रस्ट हैं, ये भी एक बहुत लुभावने सेक्टर इस समय दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल सुनिए जी, अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो एमएसएमई में देखिए आप नंबर से अगर हम समझना चाहें तो 2016 में इंडिया में करीब 450 स्टार्टअप्स थे, जो आज जो है वो नंबर बढ़ के करीब 90,000 के स्टार्टअप्स हो गए हैं। तो ये सारे एमएसएमई के जो स्टार्टअप्स है, ये एक दर्शाता है कि कितनी तेज़ी से ये एमएसएमई जो है वो स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर्स जो है वो निकल कर आ रहे हैं। उसमें महिलाओं का भी काफ़ी तेज़ी से जो है वो योगदान रहा है। अब अभी जो है अगर मैं वैसे बात करूं कि आप अयोध्या का जो अभी है वो सबसे बड़ा एक एग्जांपल है कि जहां पर अभी हमारा राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा। अब आप देखिए वहां का जो एमएसएमई सेक्टर है, उस मंदिर की वजह से वो जो एमएसएमई सेक्टर वहां का है वो उसको कितना बड़ा ग्रोथ या कितना बड़ा प्रोस्पेक्ट मिल रहा है, क्योंकि अब वहाँ टूरिज्म डेवलप होगा, वहाँ पे लोग आएंगे दर्शन के लिए, तो उससे जो है वो वहाँ के जितना एरिया के एमएसएमईज है उनका भी एक डेवलपमेंट होगा। तो जो इस तरह से क्लस्टर डेवलपमेंट हम एमएसएमईज में देख रहे हैं, ये भी इनका एक दूसरे से सारे इंटरलिंक्ड हैं कि अगर टूरिज्म डेवलप होता है। और एमएसएमई की अगर हम बात करें तो सिर्फ एमएसएमई ऐसा नहीं है कि कोई बड़े बहुत भारी भरकम शब्द है। एमएसएमई आपके जो है वो एक छोटी किराना वाला भी एक एमएसएमई है, आपको जो दूध डिलीवर करता है वो भी एक एमएसएमई है। और जो है अगर 6 करोड़ जो हम आंकड़े जाते हैं एमएसएमई में, उसमें करीब 95% तो जो है वो सूक्ष्म इंटरप्राइजेस का है, जो कि माइक्रो जिसे हम कहते हैं। तो माइक्रो में तो आपके जो सेक्टर्स है तो इनकी ग्रोथ ऑब्वियसली सब एक इकोनॉमी से इंटरलिंक्ड है। और जिस तरह से इकोनॉमी में और सेक्टर्स की ग्रोथ होगी, चाहे वो रियल स्टेट है, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो डिफेंस हो, उसी तरीके से इनमें जितने भी स्टार्टअप्स एमएसएमई के हैं वो उसी तरीके के हमको जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जी मनीष, पीएम का सपना है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, साथ ही नंबर 5 पर हम आ गए हैं वर्ल्ड में, नंबर 3 पर बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, ऐसे लग रहा है कि स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। ऐसे में जो ग्लोबल कंपेटिटिवनेस है उसको किस तरह से आंकते हैं हम भारत के लिए, और एमएसएमई सेक्टर में वाकई में कितनी गुंजाइश है अभी और इम्प्रोवाइज करने की, एक चाइना के लेवल पे आने की, और चाइना +1 अगर हम चाहें वहाँ पर अपना दबदबा कायम करने का? तो चाइना से जब हम अपने आप को कंपेयर करते हैं तो हम रफली हर चीज़ में उनसे 1/10 होंगे। नंबर ऑफ टेलीफोन्स कितने बन रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, बट अगर आप देखें तो वो मूव होना शुरू हो गया है इंडिया की तरफ। $5 ट्रिलियन तो ज़्यादा दूर नहीं है, वो तो पॉसिबल है ही है, बट इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो चाइना से अगर compete करें तो सर्विसेज में तो हम ऑलरेडी आगे थे ही, अब हम मैन्युफैक्चरिंग में भी उनके compete क्लोजर जा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर हम अगले 2-3 साल में, और रैदर बाय 2030 अगर हम उनसे 20% भी इधर आ गया तो भी इतनी ग्रोथ हो जाएगी जो हमने सोची भी नहीं।
और एमएसएमई सेक्टर अगेन वो तो इसमें कंट्रीब्यूट करने ही वाला है जी। सो आई थिंक बहुत अच्छे फेज़ में है। ऐसा फेज़ है कि इसमें जो भी आएगा वो ग्रो करेगा ही करेगा और पॉलिसी सपोर्ट बहुत अच्छा है, हर तरफ से आ रहा है। स्टार्टअप इंडिया अगर आप रजिस्टर करें तो आपको बहुत सारे 5 साल तक आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो आई थिंक अगर आप पॉलिसी सपोर्ट को देखें और कम्पिटिटिवनेस का भी पॉइंट आपने रेस किया था, क्या हम लोग इंग्लिश भाषी हैं देखा जाए तो अगर हमें देखिए कंपटीशन अगर हमारा कहीं से आ सकता है तो वो साउथ ईस्ट एशिया से आ सकता था, जो कि इतना इफेक्टिव नहीं रहा। तो फिलीपींस हमने सोचा था, थाईलैंड और वो सब एरिया हमारा सर्विसेज सेक्टर ले जाएंगे, बट ऐसा तो नहीं हुआ। वियतनाम थोड़ा सा ले गया ऑब्वियसली। मैन्युफैक्चरिंग अगर बोलें तो मैन्युफैक्चरिंग का तो हब बनने वाले हैं हम, एंड विद द स्टार्टअप इंडिया एंड मेड इन इंडिया आई थिंक इट इज़ ऑल कमिंग आउट प्रीटी वेल। जी। तो ऋतु, जैसे 2030 की बात की मनीष ने, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और 2030 तक अचीव हो जाएगा, यानी कि बहुत ही नज़दीक वो दिख रहा है हमको, इट्स राइटिंग ऑन द वॉल। ऐसे में इन्वेस्टर के पैसे कैसे डबल हो सकते हैं? कहाँ इन्वेस्ट किया जाए? किस तरह से कोई या तो कोई म्यूचुअल फंड्स में लगाया जाए ताकि आपने 5-6 साल लगा के भूल गए, क्या रहेगा एक सेफ इन्वेस्टमेंट का आइडिया हमारे दर्शकों के लिए? बिल्कुल सोनिया जी, इसका जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा आपके पिछले क्वेश्चन में भी थोड़ा ऐड करना चाहूँगी। हमारे जैसे अगर हम अपना सेक्टर एमएसएमई का ही देखें कि क्या है, तो अगर मैं क्रेडिट क्लस्टरिंग की बात करती हूँ, जितना एमएसएमई सेक्टर को हमारी जो लेंडिंग जा रही है या क्रेडिट उनको जो मिल रहा है, उसमें अगर हम नेशनल एवरेज देखें स्टेट वाइज तो वो करीब 30% के अलावा है। उनमें से 4 स्टेट्स ऐसे हैं, तमिलनाडु, दिल्ली, आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, जो कि नेशनल एवरेज से ऊपर है करीब 52%। पर स्टिल हम लोग जो हैं वो बाकी साउथ एशियन कंट्रीज से बहुत पीछे हैं, क्योंकि चाइना में यही प्रतिशत जो है वो करीब 150% तक है। तो इससे एक हमें अंदाज़ा लगता है कि भले ही हमारे अपना इंटरनली हमारी एमएसएमई सेक्टर की क्रेडिट ग्रोथ या उनका ग्रोथ है वो आगे बढ़ रही है, लेकिन फिर भी अभी हम लोग जो है वो चाइना या अदर बहुत सी कंट्रीज से अभी हम लोग काफ़ी पीछे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको एक फोकस करने की चीज़ है, जिसपे कि हमें ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। अब अगर मैं आपके अभी क्वेश्चन पे आती हूँ कि हमें इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए, तो 4-5 सेक्टर्स देखिए ऐसे हैं जिन पे सरकार का काफ़ी रुझान है और जो आने वाले हमारे इंडियन इकोनॉमी की जो $5 ट्रिलियन का एक टारगेट है उसको पूरा करने के लिए भी इन सेक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। उसमें से पावर है, आपका डिफेंस है, ग्रीन एनर्जी है। ग्रीन एनर्जी में आपका हाइड्रोजन और रिन्यूएबल एनर्जी वो सारे आते हैं। ऑटो इंडस्ट्री में अगेन वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आपका जाएगा। और दूसरा जो इन सब को सपोर्ट करता है वो है एक बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में ही आपके वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, एनबीएफसीज आते हैं, जो कि अल्टीमेटली इन सभी सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए जो क्रेडिट, जो लेंडिंग की ज़रूरत है, वो सारा आपको इन्हीं बैंकिंग सेक्टर से अवेल होता है। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट अगर करेंगे तो इकोनॉमी के साथ आप उसी ट्रेन में आप चलती ट्रेन में चढ़ के और आप उसी तरह वहीं पे जाएंगे जहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के जो है वो आगे का टारगेट है। मतलब उल्टी वाली ट्रेन में नहीं बैठेंगे, सही दिशा में जाएंगे। और सही दिशा में जाने के लिए कुछ और डूज हमें बताएंगे मनीष। या आपने बोला था म्यूचुअल फंड वाला पॉइंट आप लेके आए थे कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो कभी भी अपने एग्स सेम बास्केट में नहीं डालने चाहिए, तो म्यूचुअल फंड का भी बास्केट लेना चाहिए। सो बास्केट का मतलब ये हो गया कि 4-5 म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन। अब वो सेक्टर स्पेसिफिक हो सकता है, वो स्पेसिफिकली निफ्टी 50 टाइप स्टॉक्स टाइप हो सकता है, तो थोड़ा सा उसको डाइवर्सिफाई करेंगे तो बेटर रहेगा। तो मैं तो गाइड करूँगा कि हमेशा डाइवर्सिफाई करना चाहिए। जब भी आप स्टॉक्स में घुसे भी तो भी आपको डाइवर्सिफिकेशन एंगल से ही घुसना चाहिए। 20-25 स्टॉक्स का बास्केट लेना चाहिए। कभी भी 2-4 स्टॉक सुन के ले लिए उससे नहीं करना चाहिए। और सेक्टर तो रितु जी ने बताया ही है कि कौन कौन से हैं, और आई थिंक हमें सेक्टर दिख भी रहे हैं कि ये सेक्टर अच्छा करने वाले हैं, ऑलरेडी अच्छा कर चुके हैं। तो थोड़ा डाउट हो जाता है कि क्या ये आगे भी चलते रहेंगे। अब ऐसे में क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है तो आप उसमें एक्सपोजर रखिए, थोड़ा रखिए, लेकिन देखिए कि क्या हो रहा है, क्या वो ग्रोथ करते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, जो ग्रोथ नहीं की है अब तक और जिसके लिए सपोर्ट पुश आ रहा है, पॉलिसी सपोर्ट आ रहा है, उसमें बहुत करिए। सो वो रेशियो बहुत आपके लिए मैटर करता है। जी। और ऋतु कोई डोंट्स भी हैं क्या? ये तो डूज तो हो गए, किन चीज़ों से सावधान रहना है? बिल्कुल सोनिया जी, सावधानी हमेशा अगर इन्वेस्टमेंट में है तो मेरे तरफ से तो सावधानी यही है
कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप रिसर्च जरूर प्रॉपर करिए। आप उस पर बिल्कुल भी मत जाइए ब्लाइंडली कि हाँ अगर ये डिफेंस सेक्टर में है तो डिफेंस सेक्टर के हर स्टॉक नहीं अच्छे होंगे या हर कंपनी उसमें अच्छी नहीं होगी। वहाँ पर आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस, अपनी रिसर्च, अपने फंडामेंटल को वहाँ पे देखने पड़ेंगे कि वो कंपनी का क्या प्रोस्पेक्ट्स है, वो कंपनी के बैलेंस शीट क्या कह रही है, उसका मैनेजमेंट क्या कह रहा है, उसका मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस क्या कह रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। और अगेन वही है कि अगर आप एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ है, इकॉनमी की ग्रोथ है, बट हर जगह पे भी आपके सेक्टर्स में भी स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि फेल भी होते हैं। तो उनका कारण यही है कि जहां पर उनके फंडामेंटल्स अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी ग्रो नहीं करेगी। इन्वेस्टमेंट करिए, सही तरीके से करिए। और डीडी के जो है उर्दू के इस तरह के शोज़ जो पैसा बोलता है, इसमें इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आते हैं और बहुत ही नॉलेजेबल सेशन करते हैं। तो आप इस तरह के शोज़ को देखिए, आप ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज पे जाइए जो कि आपको सही ज्ञान दे रहे हैं, सही चीज़ें बता रहे हैं, उसको सोच समझ के हर तरीके से ठोक बजा के इन्वेस्ट करिए। जी, और एक और चीज़ होती है जब कोई इन्वेस्ट करने जाता है मनीष, कि उनको ख़रीदना है सस्ता और बेचना है महंगा, तो वो सस्ते के चक्कर में गलत चीज़ ना ले लें, इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए अगर देखा जाए तो 5 रुपए का स्टॉक या 500 रुपए का स्टॉक से ये नहीं होता कि वो महंगा है और ये सस्ता है। आपको 500 वाला भी उतना ही रिटर्न दे सकता है अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो वो पैसे से तो आपको बिल्कुल ही नहीं नापना चाहिए। आई थिंक वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये कि कुछ ऐसे होते हैं ऑपरेटर ड्रिवन, उनसे बचना। वो तो कैसे बचा जाए, पता कैसे चलेगा? एक्सचेंजेस ने बहुत सारे सर्वेलेंसेज लगाए होते हैं, तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म सर्वेलेंसेज होते हैं, उनको फ्लैग किया जाता है। बहुत सारे ब्रोकर्स के पास जब आप ऑर्डर प्लेस करने जाएंगे तो वो बोलेगा कि इस पे सर्वेलेंस है, आप इसको सोच समझ के खरीदें, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, अपर सर्किट लग रहे हैं, फिर लोअर सर्किट लग रहे हैं, आप ऐसे ही किसी में ना उलझ जाएं। वो सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब डोंट्स में भी आ जाता है। डोंट्स में आपको ज़रूर देखना चाहिए, ड्यू डिलिजेंस जैसे बोलते हैं कि। और अगर आप देखें तो लिक्विडिटी कितनी है मार्केट में, वो बिक रहा है कि कुछ ही थोड़ी सी लिक्विडिटी है और उसको एकदम कोई भी शक कर ले रहा है, तो यानी वो सीधे अपर सर्किट जा रहा है, जब वो बेच रहा है तो वो सीधे लोअर सर्किट जा रहा है। तो वो अगर उस तरीके से मैनिपुलेट हो रहे हैं तो उनसे, मैनिपुलेटेड स्टॉक से बचने की भी ज़रूरत है। जी, तो ऋतु जैसे हम PSU स्टॉक्स को देख रहे हैं, वो लगातार बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या हमेशा ये भी होता है कि अगर कोई सरकारी चीज़ होती है तो थोड़ा सा जो पैसे लगा रहा होता है उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस सा रहता है कि सरकारी है तो शायद थोड़ा सेफ रहेगा, जो एक फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहा है। क्या MSME में कहीं ये कोई फैसिलिटी है? सोनिया जी, ये बात आपने सही कही, क्योंकि PSU स्टॉक्स में हमारा एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि हमें लगता है कि गवर्नमेंट बैक्ड इंडस्ट्रीज़ हैं और गवर्नमेंट का इसमें सपोर्ट रहेगा, या गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स लाएंगी उनका सबसे पहले फ़ायदा इन PSU स्टॉक्स को या कंपनीज़ या इंडस्ट्रीज़ को होगा। तो वहाँ पर एक अपना कॉन्फिडेंस होता है। तो PSU स्टॉक में आदमी सोचता है कि इसमें इन्वेस्टमेंट है तो मेरा इन्वेस्टमेंट सेफ़ है। अब MSME की अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये MSME इंटरप्राइजेज ही अभी तक बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से ऑपरेट कर रहा था। अब धीरे धीरे इनको जो है वो फॉर्मल तरीके से इनको फॉर्मल तरीके से लाया जा रहा है, इनको लेंडिंग या इनको सपोर्ट प्रोवाइड की जा रही है, इनके लिए स्कीम्स लाई जा रही है। लेकिन अगर MSME में आप ये देखें कि किस तरह के स्टॉक्स में करना है, तो इसमें सेक्टर वाइज ही हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट के लिए जा सकते हैं। हम उन सेक्टर्स को यहाँ पे देख सकते हैं जिन सेक्टर्स में वो MSME ऑपरेट कर रहे हैं, कि जो गवर्नमेंट बैक्ड हैं, गवर्नमेंट की स्कीम से जिनको बेनिफिट हो रहा है, बजट में जो एलोकेशंस हो रहा है वो किस तरीके से उनके इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रही है। तो हम MSME सेक्टर्स में से उन स्टॉक्स को, उन कंपनीज को सेलेक्ट कर सकते हैं जिनका सीधे फ़ायदा जो है वो गवर्नमेंट की स्कीम से या इस तरह के अनाउंसमेंट से होता है। जी, तो मैं एक छोटा सा रैप अप कर देती हूँ ताकि आप मुझे बता भी देना अगर मैंने दर्शकों के लिए कुछ मिस ना कर दिया हो। तो आप दोनों का ये कहना है कि IPOs जो आते हैं MSME के, उनमें किया जाए इन्वेस्ट, लेकिन अच्छे से रिसर्च करके ही किया जाए, वो फ़ायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आप बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को नहीं बता सकते। दूसरा ये कि ETFs में अगर करना हो तो निफ्टी 500 जैसे स्टॉक्स हैं, वहाँ पर आप बेहिचक कर सकते हैं, और अगर SIP करें तो और भी ज़्यादा अच्छा है, ताकि आप बढ़ते मार्केट और लोअर मार्केट दोनों में अपना घुस सकें। फिर आपने ये भी बताया कि जो म्यूचुअल फंड है उसका एक अच्छा सा बास्केट बनाएं, और तभी वहाँ पर फ़ायदा होगा। डाइवर्सिफाई करें उसको, 20-25 स्टॉक्स का बास्केट हो सकता है अगर आप इक्विटी करना चाहें। और जैसा कि ऋतु ने बताया कि
लाइट इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिकल, पावर, डिफेंस, ऑटो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज़ जो हैं, इनमें बहुत फ़ायदा हो सकता है अगर दर्शक उसमें अपना पैसा लगाएं। पैसा आपका है, आपको अच्छे से रिसर्च करना पड़ेगा। अपना पैसा किसी को भी देने से पहले या लगाने से पहले ठोक पीट कर, जैसा कि बताया ऋतु ने, ठोक पीट कर अपना रिसर्च कर लीजिए और उसके बाद ही पैसे को लगाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पैसा बोलता है कि इस कड़ी में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय और सजेशंस हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। वाह मिस नौटंकी, कोई मिला नहीं और संगीत प्रैक्टिस शुरू। मिसेस नौटंकी डैड, आप बस करो मेरी शादी की तैयारी। क्योंकि अब है